नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा, आध्यात्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुजरात में सुरक्षा तैयारियां पूरी और सोमनाथ दौरे पर प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। आस्था और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। स्वाभिमान पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आध्यात्मिक कार्यक्रम में बता दें कि शिरकत करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा, आध्यात्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुजरात में सुरक्षा तैयारियां पूरी। सोमनाथ दौरे में प्रशासन सतर्क है। आस्था और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। स्वाभिमान पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा है। वहां आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा। इस अवसर पर वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गुजरात प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। स्वाभिमान पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी, जो सोमनाथ मंदिर की 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी। प्रशासन ने कहा है कि आयोजन आस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण अवसर है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के श्रद्धालु शामिल होंगे और मंदिर के आसपास विशेष सजावट और व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित अनुभव मिल सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर हैं। वे आरपीए में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री नव चिन्हित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री आज जयपुर के दौरे पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की और। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा, माघ मेले स्नान पर्व की तैयारियां, स्नान पर्व की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। संतों धार्मिक नेताओं से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामचंद्र 726वीं जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाएंगे। प्रयागराज में सुरक्षा को इंतजाम और इसके साथ ही विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा है, जहां स्नान पर्व की तैयारियों का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा है, स्नान पर्व की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संतों धार्मिक नेताओं से मिलेंगे सीएम योगी और इसके साथ ही बता दें कि जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में सुरक्षा और इंतजाम और इसके साथ ही चाक चौबंद की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट से पहले स्वास्थ्य और आदिवासी क्षेत्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण चर्चा सत्र आयोजित किए। मुख्यमंत्री ने पहले मेडिकल और हेल्थ सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार पर चर्चा हुई। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बजट में संभावित वित्त प्रावधानों पर विचार विमर्श किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्र विकास से जुड़े होल्डर्स के साथ भी बैठक की। इस बैठक में आदिवासी इलाकों में विकास कार्य, बुनियादी सुविधा और शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए बजट में संभावित प्रावधानों पर भी चर्चा की गई है। और जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पे बता दें कि यहाँ चर्चा की गई है और हेल्थ सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक की गई, जहां तमाम विचार विमर्श किया गया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट से पहले स्वास्थ्य और आदिवासी क्षेत्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण चर्चा सत्र आयोजित किए। मुख्यमंत्री ने पहले मेडिकल और हेल्थ सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर चर्चा हुई है और बजट में संभावित वित्तीय प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्र विकास से जुड़े भी विभागों की बैठक ली है। इस बैठक में आदिवासी इलाकों में विकास कार्य, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए बजट में संभावित प्रावधानों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में उड़ीसा कैबिनेट की अहम बैठक भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के 8 प्रमुख विभागों से जुड़े कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना, विकास कार्यों को गति देना और जन कल्याणकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना बताया गया। स्वीकृत प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंजूर किए गए प्रस्तावों को तय समय सीमा में लागू किया जाए, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने इस निर्णय को उड़ीसा के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया है। और उड़ीसा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने समीक्षा बैठक करी, जहां विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है और इसके साथ ही विकास कार्यों को गति देने पर फोकस किया गया। इसके साथ ही अहम बैठक भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में संपन्न हुई। इसके साथ ही ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में उड़ीसा कैबिनेट की अहम बैठक भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के 8 प्रमुख विभागों से जुड़े कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना, विकास कार्यों को गति देना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना बताया गया। स्वीकृत प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंजूर किए गए प्रस्तावों को तय समय सीमा में लागू किया जाए, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने इन निर्णय को उड़ीसा के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया है। दिल्ली की भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कार्यक्रम में शामिल होकर इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने युवाओं की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागियों, नीति विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारत मंडपम में युवा लीडर्स का और मनसुख मंडाविया और एनएस डोभाल ने इसका उद्घाटन किया। युवाओं को नवाचार से जोड़ने का लक्ष्य, नीति, स्टार्टअप्स, तकनीकी पे यहां चर्चा का मंच प्रदान किया गया। बड़ी संख्या में युवा और विशेषज्ञ यहां शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल्याणी स्थित एम्स में मेडिकल सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कैंसर उपचार सेवाओं के लिए नए यूनिट का उद्घाटन भी किया। जेपी नड्डा ने अस्पताल प्रशासन से बातचीत करते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। और नड्डा के दौरे के दौरान अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। उद्घाटन समारोह में स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी और कर्मचारी मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि जेपी नड्डा ने यहां दौरा किया और इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल्याणी स्थित एम्स में मेडिकल सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कैंसर उपचार सेवाओं के लिए नए यूनिट का उद्घाटन भी किया। जेपी नड्डा ने अस्पताल प्रशासन ने बातचीत करते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार और कैंसर जैसी
गंभीर बीमारियों के इलाज में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। नड्डा के दौरे के दौरान अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। उद्घाटन समारोह में स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान हनुमान से देश की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। पूजा अर्चना के समय मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। नितिन नबीन ने श्रद्धा भाव से दर्शन किए और कुछ समय तक मंदिर में प्रवास किया। उनके मंदिर आगमन को लेकर समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। मंदिर प्रशासन की ओर से पूजा व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न कराई गई। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे आस्था और संस्कारों से जुड़ा संदेश बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रेलवे कर्मचारियों की उपलब्धियों और सुधारों को लेकर अहम बातें साझा की। उन्होंने कहा कि रेलवे में करीब 12 लाख कर्मचारियों के परिवारों में उन लोगों को पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री रेलवे पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप रेलवे अब बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो गया। उन्होंने कहा कि आज 6 नए संकल्प लिए गए हैं जिसका उद्देश्य रेलवे की सेवा और सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने पर जोर दिया। रेलवे में करीब 12 लाख कर्मचारियों का जो परिवार है, इस परिवार में जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छे काम किए, उनको आज पुरस्कार का समारोह और उसके साथ ही साथ 2026 के इस वर्ष में कुछ नए संकल्प लिए गए रेलवे के परिवार के साथ। जैसा आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे पे बहुत ध्यान देकर बहुत फोकस्ड वे में कई ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं जिन रिफॉर्म्स के कारण आज रेलवे बड़े चैलेंजेस को मीट कर पा रही है, बड़े चैलेंजेस को फेस कर पा रही है। जो कई वर्षों तक प्रॉब्लम रहती थी, कोयले के मूवमेंट में, पावर प्लांट्स में फ्यूल है नहीं है, ये सारी समस्याएं रेलवे ने एक तरीके से समाप्त कर दी। जो बड़े ओकेजन्स होते हैं, चाहे कुंभ हो, चाहे दिवाली हो, छठ हो, चाहे क्रिसमस हो, वहाँ स्पेशल ट्रेन चलाकर एक नया, टोटली नया सेवा का एक नया पैरामीटर स्थापित किया। सेफ्टी में 90% इम्प्रूवमेंट लाके जो 170 के आसपास एवरेज एक्सीडेंट्स होते थे आज से 10 साल पहले की सरकारों में, उसको कम करके आज 12 पे ले आए हैं, 90% रिडक्शन करके। मेंटेनेंस के लिए नए पैरामीटर्स बने, साथ ही साथ करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो गया है और कई नए प्रोजेक्ट्स, पंबन ब्रिज, चेनाब ब्रिज, भैरवी सारंग मिजोरम की कनेक्टिविटी और बुलेट ट्रेन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस और 160 स्टेशन का पुनर्निर्माण, ये सब काम इस तेजी से चल रहे हैं जो नई जनरेशन की ट्रेन्स हो। तो आज 6 नए संकल्प लिए गए। सबसे पहला संकल्प है सेफ्टी में और भी ज़्यादा ध्यान देके जो 90% का लेवल है उसको 95% रिडक्शन ऑफ द बेसलाइन ऑफ 2014 95% रिडक्शन तक लेके आएंगे और इसमें कई तरह के नए प्रयोग किए जाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे, नए तरीके से काम करेंगे, नई मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस लाएंगे और सेफ्टी को एक नए लेवल पे लेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में रोजगार योजनाओं को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था, लेकिन कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि इस अवधि में कितने लोगों को रोजगार मिला है। अनुराग ठाकुर ने बताया है कि नई योजना वीवीजी रामजी में 125 दिन के रोजगार का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जब फसल का समय आता था तो पहले की सरकार मनरेगा को बंद नहीं करती थी। अब इस योजना में मजदूर दोनों किसानों और वीवीजी रामजी योजना में कमाई कर सकते हैं। सांसद ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि मजदूरों को वीवीजी रामजी योजना के अल्प विराम देने का समय निर्धारित करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद 125 दिन का रोजगार देना अनिवार्य है।
क्या था? मनरेगा में 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था। कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिला? कांग्रेस से पूछना है। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था। जी राम जी में 125 दिन का रोजगार है। 100 दिन ज्यादा है कि 125 दिन ज्यादा है? दूसरा, उसमें यह प्रावधान नहीं था मनरेगा में कि फसल का समय आएगा तो मनरेगा को बंद नहीं करते थे। हमने कहा है कि मजदूर किसानी में भी कमाए और जी राम जी योजना में भी कमाए। तो सरकार तय करे राज्य की कि कब जी राम जी योजना में अल्प विराम या कब थोड़ी सी ब्रेक देनी, 60 दिन की ब्रेक। आप कभी 10 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की ब्रेक दे सकते हो। बुआई के समय, कटाई के समय ज्यादा से ज्यादा 60 दिन की ब्रेक देनी है, पर उसके बावजूद 125 दिन का रोजगार देना ही देना। दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर्तव्य पथ पर जारी है। बलों के जवान अर्धसैनिक बल और कैडेट्स परेड के लिए अभ्यास कर रहे हैं। रिहर्सल में विभिन्न राज्यों की झांकियां भी शामिल हैं, जो देश की सांस्कृतिक विविधता और विकास की झलक पेश करेगी। और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड से पहले लगातार रिहर्सल के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां परेड की रिहर्सल की जा रही है, जहां विभिन्न देशों की झांकियां भी यहां पे शामिल है। दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर्तव्य पथ पर जारी है। बलों के जवान अर्धसैनिक बल और कैडेट्स परेड के लिए अभ्यास कर रहे हैं। रिहर्सल में विभिन्न राज्यों की झांकियां भी शामिल हैं, जो देश की सांस्कृतिक विविधता और विकास की झलक पेश करेगी। परेड को लेकर कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। 26 जनवरी को होने वाली परेड से पहले लगातार रिहर्सल के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चंद्रकोट का सुल्तान क्रिकेट क्लब जिला पुलिस द्वारा आयोजित खेलो रामबन क्रिकेट लीग का विजेता बना। यह प्रतियोगिता 9 जनवरी को संपन्न हुई। रामबन के अरुण गुप्ता ने बताया है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम ड्रग्स और अन्य सामाजिक समस्याओं से युवाओं को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके साथ ही बता दें कि शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। रामबन के अरुण गुप्ता ने तमाम जानकारी दी है। चंद्रकोट का सुल्तान क्रिकेट क्लब जिला पुलिस द्वारा आयोजित खेलो रामबन क्रिकेट लीग का विजेता बना है। यह प्रतियोगिता 9 जनवरी को संपन्न हुई। रामबन के अरुण गुप्ता ने बताया है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम ड्रग्स और अन्य सामाजिक समस्याओं से युवाओं को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर सांबा सेक्टर में हथियारों की खेप बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बरामद किया है। पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे हथियार, 2 पिस्तल, 3 मैगजीन, 16 कारतूस और 1 ग्रेनेड बरामद हुआ है। बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खेप बरामद की गई है। पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे यह हथियार। जम्मू कश्मीर सांबा सेक्टर में हथियारों की खेप बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे हथियार, जिसमें 2 पिस्तल, 3 मैगजीन, 16 कारतूस, 1 ग्रेनेड बरामद हुआ है। इसके साथ ही बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी खेप बरामद की गई है। दिल्ली के कई हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में ठंड और स्मॉग की परत दिखाई दे रही है। दिल्ली वासियों को ठंड और कम दृश्यता से जूझना पड़ रहा है। मुंबई में भी ठंड का असर लगातार जारी है। वहीं राजस्थान में शीतलहर के साथ कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ताजमहल के पास घना कोहरा छाया है, जिससे बता दें कि स्मारक लगभग दिखाई नहीं दे रहा है। श्रीनगर में ठंड बढ़ने से डल झील पर बर्फ की पतली परत जम गई है।
बिहार में भी शीतलहर और कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और रात के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बढ़ती ठंड ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है और नागरिकों को भारी ऊनी कपड़े पहनने और घर के अंदर रहकर सुरक्षित रहने की चेतावनी दी है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, दूसरी जम्मू कश्मीर की, तीसरी दिल्ली की, चौथी बिहार की और पांचवी मुंबई की है, छठी राजस्थान की। और इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड का कहर जारी है। और इसके साथ ही स्मॉग के चलते बता दें कि दृश्यता बेहद कम हो गई है, कोहरे का कहर बना हुआ है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। सड़कों पर बता दें कि काफ़ी ज़्यादा कोहरा है जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। वाहनों को आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। और इन सभी तस्वीरों में दृश्यता बेहद ही कम है और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है जिससे वाहनों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। घरों में बता दें कि लोग रहने को मजबूर हैं और बता दें कि सड़कों पर लोगों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम नजर आ रही है। अपन ही भगवान है, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। परवाह नहीं किसी इंटरनेशनल लॉ की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नाम जो सत्ता में हो या बाहर दुनिया की राजनीति हिला देता है। अब ट्रंप का एक बयान फिर से आग लगा रहा है। मेरी अपनी नैतिकता है, मेरा अपना दिमाग है और मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयान है या आने वाले तूफान की चेतावनी? क्या दुनिया की सबसे खतरनाक डील हो चुकी है? क्या अमेरिका ने ताइवान को सौदेबाजी की मेज पर रख दिया है? और क्या ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को सिरे से नकार दिया? इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। की सबसे बड़ी डील हो चुकी है। वेनेजुएला के बदलते ताइवान। ट्रंप बोले, मुझे कानून नहीं चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मायने नहीं रखता। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनके लिए अपनी समय, अपनी नैतिकता ज्यादा अहमियत रखती है। उन्होंने स्वामित्व पर जोर देते हुए नाटो और ग्रीनलैंड के बारे में बात की। साथ ही ये भी संकेत दिया कि उनके वेनेजुएला हमले के बाद अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो शायद अमेरिका कुछ भी ना करे। एक बयान और ग्लोबल हलचल। ट्रंप बनाम अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब तक ताकत ही नियम है। ट्रंप से पूछे गए सवाल कि क्या उनकी वैश्विक शक्ति की कोई सीमा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि केवल उनका दिमाग ही उन्हें रोक सकता है। उन्होंने कहा, हाँ एक चीज है, मेरी अपनी नैतिकता, मेरा अपना दिमाग, यही एकमात्र चीज है जो मुझे रोक सकती है। मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, मैं लोगों को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। जब इस बारे में आगे पूछा गया कि क्या उनकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की आवश्यकता है, तो ट्रंप ने कहा, मैं करता हूं। ताइवान पर सौदे की आहट। बीजिंग से वॉशिंगटन तक खलबली। किसके हाथ लगी बाजी? वेनेजुएला पर अमेरिकी के हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर चीन अब ताइवान पर हमला कर दे तो क्या ट्रंप कुछ बोल पाने की स्थिति में होंगे। इंटरव्यू में जब चीन और ताइवान के मुद्दे पर जब ट्रंप से पूछा गया कि शी जिनपिंग ताइवान को चीन के लिए अलगाववादी खतरा मानते हैं, तो ट्रंप ने कहा है कि वह क्या करने जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, मैंने उनसे कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वेनेजुएला बना ट्रंप कार्ड। चीन को साधने की कोशिश। दुनिया को डराने का दाव। ट्रंप से पूछा गया कि उनके लिए ज्यादा अहम क्या है, ग्रीनलैंड को पाना या फिर यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नाटो को बचाए रखना। इस सवाल पर ट्रंप ने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन स्वीकार किया कि यह एक विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा, स्वामित्व बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जरूरत क्यों है, तो ट्रंप ने मीडिया से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि सफलता के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से इसकी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि स्वामित्व आपको एक ऐसी चीज देता है जिसके साथ आप नहीं कर सकते। आप पट्टे या संधि के बारे में बात कर रहे हैं। स्वामित्व आपको ऐसी चीजें और तत्व देता है जो आप केवल एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से प्राप्त नहीं कर सकते। ट्रंप के शब्द दुनिया के लिए चेतावनी। क्या नियमों का दौर खत्म? डील हुई या सियासी ड्रामा? ताइवान की कीमत क्या तय हो चुकी है?
सवाल सीधे सत्ता से। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि यूरोपीय नेताओं को ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीरता से लेना चाहिए। यूरोप के बारे में बोलते हुए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम हमेशा यूरोप के साथ रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे आकार ले। मैं ही हूं जिसने उन्हें नाटो पर अधिक जीडीपी पर अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अगर आप नाटो रूस को देखते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे अलावा किसी अन्य को कोई चिंता नहीं है। मैं यूरोप के प्रति बहुत वफादार रहा हूं। मैंने अच्छा काम किया है। अगर मैं नहीं होता तो रूस के पास अभी पूरा यूक्रेन होता। एक फैसला, कई जंगें, एशिया की शांति खतरे में, या सिर्फ बयानबाजी। आज ये सिर्फ बयान है, आज ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन अगर कल ये नीतियां बनी तो ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं रहेगा, वो तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है। सवाल ये नहीं कि डील हुई या नहीं, सवाल ये है क्या दुनिया एक बार फिर लीडर इन चीफ के भरोसे है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।